जब कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था तो एक वक्ता ने कहा था कि समाज में हर तरफ चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं, उन चुप्पियों को समझने की जरूरत है। और जब चुप्पियां बढ़ती जाती हैं तो फिर याद आता है राम मनोहर लोहिया का वह कथन कि जब सड़कें मौन हो जाती हैं तो संसद के आवारा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हरिवंश जी की उपस्थिति हम जैसे तमाम लोगों को आश्वस्त करती है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको बचाया जा सकता है और जिसको प्रेरणा पुंज मानकर जीवन पथ पर लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी, जिनको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी वाणी से हम लोगों को आप्लावित करें। माननीय उपसभापति राज्यसभा। सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे पहुंचने में लगभग 40 मिनट का विलंब हुआ और ये मेरे हाथ में नहीं था। इस कार्यक्रम में इसी रूप में मेरा आना हो सकेगा जब यह सहमति मिली आदरणीय पद्मश्री उषा किरण खान जी द्वारा, तो मैंने उसी रूप में कार्यक्रम बनाया। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बात मैं क्षमा से ही शुरू करूँ। मैं लोक दर्शन न्यास का आभारी हूँ जो कला, संस्कृति, समाज के अंतर संबंध को व्याख्यायित करने के साथ साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित पद्मश्री और हमारी प्रिय लेखिकाओं में से एक डॉक्टर उषा किरण खान जी, बल्कि मैं यह कहूं कि मंच पर और मंच के नीचे अनेक ऐसे लोग हैं जिनको पढ़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है, पढ़कर सीख रहा हूं और आगे भी उनके साहित्य को पढ़कर सीखता रहूंगा। इसलिए उन सबके प्रति बहुत आदर के साथ मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजय कुमार जी, बहुत पुराना उनका स्नेह हम सबके प्रति रहा है और उनकी जीवंतता वैसे ही है। वह लोक दर्शन के अध्यक्ष हैं और बहुत सुंदर तरीके से कैसे लोक दर्शन काम करे और किन लोगों के बीच काम कर रहा उन्होंने बताया। प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी, जिन्हें मैं सुना हूं, मैं जानता हूं। आदरणीय राजगोपाल जी, बहुत वर्षों से उन्हें पढ़ता, सुनता और सीखता हूं। डॉक्टर जिल कैरे हैरिस जी, और मुझे बड़ा संकोच होता है कि जो विषय मुझे बोलने के लिए आदरणीय उषा किरण खान जी ने दिया, उन विषयों पर सबसे गंभीर जानकार, व्याख्याकार और नई दृष्टि से देखने वाले आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। तो मैं उनके सामने क्या कहूं। राज्यसभा में हमसे वरिष्ठ रहे, जीवन में हमसे बहुत महत्वपूर्ण काम में जिनका समय गुजरा, अध्यापन में सबसे पवित्र काम में, माननीय चंद्रकला पांडे जी, प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय, साथ में राज्यसभा की पूर्व माननीय सांसद भी। आज जिन दो लोगों को सम्मान मिला है, प्रोफेसर मनिंद्रनाथ ठाकुर जी, भाई डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव जी, उन दोनों को बहुत खास तौर से बधाई। नीचे बैठे हम लोगों ने साथ काम किया, भाई मणिकांत ठाकुर जी, श्री त्रिपुरारी शरण जी, संचालन कर रहे हमारे जयप्रकाश छपरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर बबलू जी, रजिस्ट्रार। मैं निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्यों
को भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत सुंदर 2 व्यक्तियों के इस अवसर के लिए जिन्होंने चयन किया। साथ ही इस सभा में उपस्थित हमारे सारे युवा मित्रों, मैं अगर यह कहूं कि खान साहब को भी और उषा जी को बिना मिले बहुत वर्षों बाद मिलना हुआ, मैंने इस देश के एक दूसरे छोर में जीवन की शुरुआत करते हुए जाना, एक पत्रिका के माध्यम से। बड़ी कम उम्र में बनारस से पढ़कर निकला तो धर्मयुग में काम करने का अवसर मिला, और वहां उषा जी लिखती थी। वहीं एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ प्रभावी अधिकारी के रूप में पहले हम लोगों ने खान साहब का नाम सुना। आपने उनके व्यक्तिगत जीवन, गांधीवादी होने और एक सख्त पुलिस अधिकारी की छवि होने के साथ साथ कैसे साहित्य, रंगकर्मी और समाज में काम करने वाले लोगों से उनका संपर्क रहा, वो आपने बहुत विस्तार से सुना अजय जी से, कवियों से, साहित्यकारों से, लेखकों से। दोबारा जब मैं रविवार में आया तो उनके प्रभावी कामकाज के बारे में बहुत हम लोगों ने छापा भी और पढ़ा भी। वो शायद 84-85 का साल रहा होगा, जब हमारे यहाँ चंपारण में हम लोग सुनते थे कि बहुत चंबल जैसी समस्या हो गई है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक पंथर, मैं सारी स्मृतियों के आधार पर यह बात कह रहा हूँ, कैसे उन्होंने इस स्थिति को संभाला, बेगूसराय में उनका क्या काम रहा। एक बात बार बार मेरे दिमाग में उठती है कि ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो खुद अपनी विश्वसनीयता लोगों में बना लेते हैं अपने कामकाज से, आज पूरे देश में हर जगह ऐसे लोगों की संख्या क्या वैसी ही है या कम हो रही या नहीं है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। मैं बहुत देशज अंदाज में सोचता हूं, गांव से हूं, तो मुझे लगता है कि शायद गांधी युग का असर था कि इस तरह के चरित्रवान लोग हमारे यहां समाज के हर क्षेत्र में आए। उनके विचारों का असर था। एक दौर था जब मुंबई में हमने नौकरी की शुरुआत की, आपातकाल लगभग हट ही रहा था, चुनाव हो रहे थे, तो एक अधिकारी का नाम सुना हम लोगों ने, एडी गोरवाला, जिनसे हम मिलने गए बाद में। आईसीएस थे, बड़ा उनका लंबा कंट्रीब्यूशन है। देश के पहले नहीं, मतलब उस परंपरा में रहे होंगे, अंग्रेजों के ज़माने में फूड और सिविल सप्लाई के सेक्रेटरी थे, और राजेंद्र बाबू उसके मंत्री थे, जहां तक मुझे याद है। उनसे नीतिगत अलग विचार होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर ये कोई इंडियन ओपिनियन निकालते थे, आपातकाल में कैसे उन्होंने निकाला। तो जब मैं आ रहा था यहाँ बोलने के लिए, तो मैं सोचता रहा कि अनेक नाम मैं आपको गिना सकता हूं, वो विषय नहीं है कि गोरवाला से लेकर और खान साहब जैसे लोग, अधिकारियों की संख्या देश में कैसे हमारे होती रही, जो अपने मूल्यों के तहत, अपने संवैधानिक प्रतिबद्धता के तहत, कानूनी जो उनकी सीमा है उसके तहत काम करते रहे। अगर ऐसे लोगों की संख्या कम हो रही है तो हमें सोचना चाहिए कि उसकी वजह मूल क्या है। और मैं मानता हूं कि सिर्फ अधिकारियों में नहीं, हमारे लिए बड़ा आसान होता है कहना कि राजनीति सब चीजों की मूल है, पर मैं कह सकता हूं कि गांव से लेकर और ऊपर तक सरकारी सुविधाएं सारी मुफ्त मिल जाए, ये मानस देश का हो गया। कहीं हमें सोचना चाहिए कि उसकी वजह कहां है, और ये चरित्र का संकट देश और दुनिया में क्यों है। शायद अगर हम ये सोचें तो खान साहब जिस रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उसके साथ न्याय होगा। मैं पुनः आज उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, और जो विषय हमें आदरणीय उषा जी ने कहा था कि आधुनिक समय का संकट और गांधी, तो मैंने निवेदन आपसे किया कि जब
पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बैठे हों तो इस विषय पर बोलना मुझे बड़ी झिझक होती है। तो मुझे एक प्रसंग बैठे बैठे याद आया। ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में हम लोग गए तो हमारे पहले रिसोर्स पर्सन थे खुशवंत सिंह, जो इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक होते थे। तो उन्होंने कहा, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। हमें पत्रकारिता में ऐसी ही प्रशिक्षण भी ऐसा ही बताया भी गया, बच्चों के पेज से, फिल्म से लेकर सारी चीजों पे काम करना सिखाया भी गया, लेआउट बनाना। तो मैं उसी रूप में जो कुछ सोचता समझता हूं बात रखूंगा। बाकी हमारे बड़े यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीजों को अपने ढंग से बहुत बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अपनी सीमा के साथ ही मैं इस विषय पर अपनी बात मोटे तौर पर रखूंगा। और 20 मिनट मुझे बोलना है, तो आजकल मेरा काम होता है समय का संचालन, बोलना कम हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात 20 मिनट में आपके सामने रखूं। ये आजादी का अमृतकाल है। 75 वर्ष पूरे हुए। 75 से 100 की देश भर में चर्चा हो रही कि अगले 25 वर्ष में हम कहाँ हों, इसकी बात करें। पर मैं थोड़ा अतीत की बात करना चाहूँगा। मैं ऐसा देखता हूँ कि आज़ादी की पूरी लड़ाई को अगर हम माने तो गांधी ने ही सबसे प्रभावी उसको रास्ता दिया, दिशा दी। और सिर्फ आज़ादी पाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि राजनीतिक दर्शन को अगर मोटे तौर पे एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो दो धारा मुख्य दिखाई देती है। एक मैकियावेली की, जिस व्यक्ति ने प्रिंस किताब लिखी और कहा कि सत्ता पाने के लिए जायज नाजायज गलत षड्यंत्र झूठ जो कुछ करना हो करो, सत्ता पालो किसी तरह से, उसके बाद उसके माध्यम से परिवर्तन होगा। और शायद मुझे लगता है कि गांधी इस रूप में अनोखे थे और मानव इतिहास में अनोखे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, साधन और साध्य के बीच रिश्ता है। गलत रास्ते से चलकर आप अच्छी मंजिल पा नहीं सकते। इसलिए साधन और साध्य के बीच बात करने वाले गांधी अनोखे और विशिष्ट व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि साधन और साध्य के बीच ये लय टूटा, इस देश में भी टूटा। हमारी सारी समस्याओं की मूल जड़ में से मुझे लगता है कि यह भी है। अब मैं अगर आपको कहूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखाई देती है, मोटे तौर पर मेरी दृष्टि में जो आधुनिक संकट और जो गांधी का समाधान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो शायद यह आजमाया नहीं गया क्योंकि गांधी अर्थशास्त्री नहीं थे, पर गांधी के बताए रास्ते पर हमने आर्थिक विकास के कदम और पांव बढ़ाए होते तो शायद स्थिति दूसरी होती। चूंकि वो रास्ता आजमाया नहीं गया। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, पहली को बहुत हम लोग याद रखते हैं, जो पंडित जी के लिए उन्होंने लिखा। दूसरी भी है कि जीवन में दो रास्ते थे। एक वो रास्ता था जो जिस पर कोई चला नहीं था, जंगल था, पहाड़ पत्थर थे, उस पर हम चले, उससे एक नया रास्ता बन गया, वही मॉडल हुआ। तो गांधी के रास्ते पर कोई चला नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि इस गोपाल ने जो पंडित जी की बड़ी ऑथेंटिक और बढ़िया बायोग्राफी लिखी है, उसमें भी इस बात का वर्णन है कि कहते हैं गांधी जी कि भाई इस बात पर हमारी दृष्टि साफ हो जानी चाहिए कि आप भारत को कैसे ले जाना चाहते हो, हम कैसे ले जाना चाहते हैं। पंडित जी ने अलग ढंग से सोचा, गांधी जी ने अलग ढंग से सोचा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन अपने, दोनों आदमी अपने ढंग से अपने सोच में ईमानदार थे, पर ऐसा लगता है कि गांधी ने जो बात कही उसका ज्यादा महत्व है आज, मुझे ऐसा लगता है। और पंडित जी की जो दूसरी अच्छी बायोग्राफी मानी जाती है, जो उनके एक तरह से मित्र है, डिप्लोमेट ऑस्ट्रेलियन वॉल्टर क्रॉकर, नेहरू ए कंटेम्प्रेरी एस्टीमेट, उसमें 4 पन्ने हैं जहां जब नेहरू जी खासतौर से 60s में संकट आने लगे देश के, उस पर उन्होंने लिखा है। अब बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं बहुत संक्षेप में आपको कह रहा हूं, कहा है वॉल्टर क्रॉकर ने कि इस मूल संकट की जड़ है गांधी के बताए रास्ते को छोड़ देना।
मास प्रोडक्शन की ओर जाना, कैसे चीज़ों का हमारे यहाँ सारा कुछ केंद्रीकरण होने लगा या बाकी चीज़ों पर विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत सुंदर 4 पन्ने में बड़े ब्रीफली बताया है। हालांकि बहुत पढ़े लिखे जैसे इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में अब तो बहुत मैथमेटिकल और बहुत वो हो गया है, पर गांधी कैसे सोचते थे, आर्थिक उनके क्या मापदंड थे, इसके बारे में भी राइटिंग पहले की भी हैं। जैसे जेके मेहता हमारे इकोनॉमिक्स में, मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा विद्यार्थी रहा तो मैं जानता हूं जेके मेहता इकोनॉमिक हिस्टोरियन में दुनिया में गिने गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन बता रहा हूं कि वो पारसी थे मूलतः। गांधी ने इकोनॉमी पर लिखा और कहा कि ये फ्यूचर का रास्ता है, और वो इकोनॉमिस्ट थे। ये मैं श्रीमन नारायण की नहीं बात कर रहा हूं जिन्होंने गांधी ने इकोनॉमी लिखा, या अभी सुदर्शन आयंगर नोन इकोनॉमिस्ट भी हैं, एडुकेशनिस्ट भी हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। अहिंसा और अर्थशास्त्र, व्यक्ति स्वतंत्रता और स्वस्थ समाज, अंग्रेजी में लिखा है, जो मैंने हिंदी जिसका पढ़ा। मैं जेसी कुमारप्पा का भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं, जो बहुत जाने माने, राजगोपाल जी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो कैसे पश्चिम से पलट आए और गांधी से कैसे मुलाकात हुई, वो लंबा वर्णन होगा। गांधी एंड इकोनॉमिक थॉट बड़ी उनकी महत्वपूर्ण किताब है। मैं ये इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, बहुत बाद में जयदेव सेठी ने, जिस व्यक्ति ने 1972 में पुस्तक लिखकर बताई कि कैसे भारत में संकट इतना गहरा हो गया है, आपातकाल लगने के पहले बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस इतना डीपन हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। ये उस पुस्तक का निष्कर्ष था, इंडिया इन क्राइसिस। बाद में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे और गांधी टुडे पुस्तक लिखी। उससे भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि शायद 1980 के आसपास उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर सरदार पटेल लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर चलता था, उसमें 3 या 4 हिस्से में गांधी एज ए इकोनॉमिस्ट उन्होंने लेक्चर दिया। तो हमारे इकोनॉमिक्स में आज उस डिसिप्लिन में माना जाता है कि कौन सा इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल है, मैथमेटिकल और इकोनॉमेट्रिक्स पर डेवलप, जो डेवलपमेंट के लिए बेस्ट और सुटेबल ग्रोथ मॉडल हो सकता है, जो वेस्टर्न मॉडल आए। उस दृष्टि से गांधीयन इकोनॉमी को एनालाइज किया हमारे जयदेव सेठी ने। उन्होंने बताया कि इस रूप में गांधी के विचार एक इकोनॉमिक मॉडल हैं और ये आजमाया जा सकता है, ये होना चाहिए। अगर इससे हम आगे बढ़ें तो बहुत सारी आज जो समस्याएं हैं, ब्रीफली मैं आपको उल्लेख करूंगा, शायद उससे हम बच सकते थे। अब वो समस्याएं आज सबसे बड़ी जो दिखाई देती हैं वो तो उपभोक्तावाद की हैं, और वो कैसे हैं वो मैं अब जो महसूस करता हूं मैं आपको बताऊं। लगभग 3-4 वर्षों पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे पढ़ने को मिली, फ्रैंक ट्रेंटामैन की। आज हम कहते हैं कि दुनिया में पर्यावरण का संकट और बहुत सारे, बेरोजगारी का संकट, पर्यावरण का संकट, अर्बनाइजेशन का संकट। अब आपने सुना जिस वेस्ट ने सड़कें दी अमेरिका ने, और माना गया कि सड़कें विकास का रास्ता बताती हैं, कैनेडी ने जितना बढ़िया स्लोगन उसके लिए दिया था। आज वहां एक ये मूवमेंट चला कि सड़कें मत बनाओ, जहां सड़कें बढ़ेंगी जाएंगी उससे दूसरे परेशानियां पैदा हो रही हैं। मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा क्योंकि समय नहीं है। तो इन चीजों पर कैसे गांधी ने जो सोचा उससे क्या रास्ते निकल सकते थे, इस पर मैं बाद में हल्का वर्णन करूंगा। पर आप देखें कि फ्रैंक ट्रेंटामैन इकोनॉमिस्ट, उनकी पुस्तक जो पेंगुइन में लगभग 700-800 पेज की है, एम्पायर ऑफ थिंग्स, और इसका क्रक्स क्या है कि 400 वर्षों में 1500 से लेकर 1900 के बीच लगभग दुनिया कैसे उपभोक्तावादी दुनिया बन गई, इसके क्या संकट हैं और उसमें क्या बातें कही गई हैं। उसकी शुरुआत ही है पुस्तक की, वी लिव सराउंडेड बाय थिंग्स, ए टिपिकल जर्मन ओन्स 10,000 ऑब्जेक्ट्स। हम चीजों से घिरे हैं,
एक टिपिकल जर्मन के व्यक्ति के पास 10,000 अपनी चीजें होती हैं। इन लॉस एंजल्स ए मिडिल क्लास गैरेज ऑफ ए नो लॉन्गर हाउसेज ए कार बट सेवरल 100 बॉक्सेज ऑफ ए स्टफ। यानी गैरेज जो आप लेते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, उसमें गाड़ी नहीं रखते आप, अपने सामान के बहुत सारे बैगेज उसमें सैकड़ों रखते हैं। द यूनाइटेड किंगडम इन 2013 वॉज होम ऑफ 6 बिलियन आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, रफली 100 पर एडल्ट, ए क्वार्टर दिज नेवर लीव द वार्डरोब। एक चौथाई कभी आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते उन चीजों का जीवन में। आगे इसमें और है किस तरह से लगभग जो हम आज चीजें खरीदते हैं उसमें से 1/3 से अधिक जीवन में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जब इस इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, तो मैं गांधी की बात नहीं कर रहा, गांधी तो बहुत पहले लगभग 20-30 के आसपास उन्होंने कहा, जब ब्रिटेन के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भारत के आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा, तो गांधी ने कहा सब होगा, लेकिन ये पश्चिम का और ब्रिटेन का इकोनॉमिक मॉडल नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रिटेन को इस लाइफ स्टाइल इसका मेंटेन करने के लिए पूरे संसार को गुलाम बनाना पड़ा है। भारत 30-32 करोड़ आबादी का देश है। अगर 30-32 करोड़ आबादी के लोगों को ये भौतिक सुविधाएं चाहिए, तो कितने नक्षत्रों और गुलामों को आप, कितने नक्षत्रों और ग्रहों को आप गुलाम बनाएंगे, उनके रिसोर्सेज लेंगे। आज हम पर्यावरण संकट से परेशान हैं। आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स में देख रहा था आते हुए कि हर साल आप जीडीपी में हर आदमी क्या कॉस्ट पे करने जा रहा है पर्यावरण संकट के कारण। तो गांधी तो 1920-30 में ही उन्होंने कहा था, लेकिन पश्चिम में कैसी ये बात कही गई, मैं ये आपके सामने लाया हूं इसी पुस्तक से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कब ये इकोनॉमिक पॉलिसी पश्चिम की आई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उसके बाद शायद आइजनहावर प्रेसिडेंट थे, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आई। न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी के वक्त जॉन गैल्ब्रिथ वहां प्राइस कंट्रोल के हेड के रूप में काम करते थे, और नॉन इकोनॉमिस्ट तब तक हो गए थे। फ्लुएंट सोसाइटी किताब भी लिखी थी गैल्ब्रिथ ने। गैल्ब्रिथ जिनका गांधी से कोई लेना देना नहीं, जिनका विनोबा से कोई संपर्क नहीं, जिनका भारतीय मानस कैसे डेवलपमेंट का रहा है, हमारे यहां परिग्रह या बाकी धर्मों में भी रहा है कि भाई हम कैसे रहें, उनसे कोई संबंध नहीं। उस व्यक्ति ने क्या कहा, गैल्ब्रिथ, मैं वो चीज आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी को हमें समझना है, या दुनिया की इस आधुनिक संकट को तो इस रूप में समझे। गैल्ब्रिथ ने लिखा कि वॉर के समय चीजों का बहुत उत्पादन बढ़ा दिया गया था। जैसे वॉर खत्म हुआ तो हुआ कि भाई इन चीजों का क्या किया जाए। तो गैल्ब्रिथ इस विचार के खिलाफ थे, लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसी और खासतौर से न्यू डील जो अमेरिका में आई, तो वो इस विचार के थे कि नहीं, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी और मास प्रोडक्शन पर हम चले। तो गैल्ब्रिथ ने कहा मास प्रोडक्शन होगा तो इसका मास कंजम्पशन चाहिए, मार्केट चाहिए। गैल्ब्रिथ कहते हैं कि भाई उसके लिए सेल्समैन चाहिए, विज्ञापन चाहिए। पहली बार विज्ञापन शब्द मैं वहां पढ़ा। वो विज्ञापन चाहिए जो मनुष्य के सेंसेस को अपील करे, जो उसके अंदर नेसेसिटी क्रिएट करे, जो अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदे ये अपील करे। उसमें आया कि भाई मॉल्स बने, बड़े मार्केट हो, बड़ी चीजें हों। मॉल्स ने, इन्होंने कहा, फिर कहा कि लोग तब बियॉन्ड मींस रहेंगे। भाई हम लोगों ने गांव में सीखा कि चादर जितना बड़ा है पैर उतना ही रखिए, और इसी आधार पर एक संस्थान, एक बीमार संस्थान में हम लोगों ने काम शुरू किया, उसको खड़ा भी किया सबने मिलकर। तो गैल्ब्रिथ ने कहा कि ना, ये तो गलत रास्ता है, इस पर मत जाइए, क्योंकि इससे आप लोगों को कर्ज देकर ओरिएंटेड बनाना चाहेंगे तो उसका बड़ा खतरा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इससे क्या और दुर्गुण आने वाले हैं। ही रोट ए डिसेंट नोट, गैल्ब्रिथ ने, ही वॉज ओवर रूल्ड। पर गैल्ब्रिथ उसमें कहते हैं कि कैसे डिह्यूमनाइज करेगा, मार्केट विल रूल, चीजें कैसे ओवरटेक कर लेंगी, और कैसे, मैंने पहली बार इसी पुस्तक में कहीं आगे पढ़ा, बहुत वर्षों पहले पढ़ा था, जाते हुए निकाला उसके कुछ अंशों को, कि किस तरह से बड़े बड़े मॉल्स आएंगे। मैं जब पहली बार विदेश मुझे देखने का मौका मिला तो मॉल्स बड़े बड़े देखा तो हतप्रभ रहा। पहले अच्छा भी लगा कि ये ऐसे दुकान है, बाद में दुनिया देखने लगा, भारत के हर कस्बे में चले जाइए एक ही तरह की चीजें बन रही हैं।
और अब ये नहीं रह गया। अब मुझे शंका होती है कि इस रास्ते पर चलने का साहस कोई एक देश कर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की नियति एक हो गई है। स्टीफन हॉकिंग जो हमारे समय के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जो अभी 3 वर्ष पहले उनका निधन हुआ, जिन्होंने अपनी अंतिम किताब है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, फिजिक्स के प्रोफेसर थे शायद, कॉस्मोलॉजिस्ट हमारे समय के सबसे बड़े। मोटे तौर पे जहां याद मैं करता हूं उस पुस्तक को, 4-5 खतरे उन्होंने बताए हैं कि दुनिया अगर इससे बच सके तब तो इस धरती पर रह सकती है, नहीं तो अपने लिए उसे नया ग्रह तलाश लेना चाहिए। उसमें एक पर्यावरण का संकट कहते हैं, न्यूक्लियर आर्म्स का संकट कहते हैं, तीसरा जहां तक मुझे याद है पॉपुलेशन का कहते हैं, चौथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को कहते हैं, बीइंग ए साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी पर कहते हैं, एक 4 चीजें और हैं। उसी में वो बता रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है, हर आदमी को मोटर चाहिए, बड़े शहरों में हमारे यहाँ हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर हम कैसे जा सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर जाने के लिए पब्लिक सेक्टर को आपको रखना पड़े, तो पब्लिक सेक्टर को चलाने वालों ने पब्लिक सेक्टर के साथ 30 वर्षों 40 वर्षों में क्या किया है, यह भी हम देशवासियों को जानना चाहिए। यह आज हम नहीं जानते। तो गांधी ने जो अवधारणा उस वक्त कहा था कि ग्रोथ का मॉडल क्या हो, उसके बारे में पश्चिम में बैठे गैल्ब्रिथ कह रहे थे, हमारे यहां लोगों को इसका एहसास नहीं था। और आज आप देखें, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था अर्थ.com में, अर्थ मैगजीन 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार फैशन उद्योग एक वर्ष में 80 बिलियन परिधानों का उत्पादन करता है। क्लॉथ वेस्ट चैरिटी टाइड के अनुसार औसत परिधान को फेंकने में केवल 10 बार पहना जाता है। हर साल करीब 9 करोड़ टन कपड़ा रद्दी में जाता है, इसमें से महज 1% कपड़ा ही रिसाइकिल हो पाता है। अब उसी तरह फैशन उद्योग से लेकर अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन एक साल में धरती जनरेट करती है, हम 4-6 महीने में उसको भोग कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो बता रहे हैं कि धरती बड़े गहरे और गंभीर संकट में, जलवायु ही नहीं बहुत सारी चीजें चली गई हैं। और मैं मानता हूं कि इसका ओरिजिन जो है, मार्क्स हम लोग बहुत नहीं समझते, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी, पर बहुत सारी घटनाओं के पीछे आर्थिक वजह हैं, और आर्थिक वजहों ने हम सबकी दुनिया का साइकी इस तरह बना दिया कि पैसा ही मुक्ति का रास्ता है। इसने राजनीति को प्रभावित किया, इसने समाज को प्रभावित किया, इसने शिक्षा को प्रभावित किया, इसी ने वकालत को प्रभावित किया, इसी ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया। नहीं तो क्या दौर था, गांधी ने आकर इस देश को चरित्र दिया। ये मार्केट इकोनॉमी जो इस बाजारबाद से दुनिया के निकला, उसके ये वैल्यूज हैं। तो हमें गौर करना होगा कि इन वैल्यूज के साथ दुनिया कहां तक आगे जा सकती है। अब दूसरा खतरा मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, ये भी आंकड़े हैं कि 6 से 8 महीने में धरती आज जितनी प्राकृतिक चीजें बनाती हैं जो साल भर में इंसान कंज्यूम कर सके, वो आप 4-6 महीने में कंज्यूम कर जाते हैं, बाकी सारा डेफिसिट पर चल रहा है। तो ये कहां हमें चीजें ले जाएंगी, ये मैं नहीं कह सकता। अब आप आए कि क्या यह जो गांधी ने कहा था, आज हम गांधी के रास्ते पर चलें तो संभव है चीजों को पलट पाना? कम से कम मैं कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हूं। मैं एक सामान्य में अपने को कहा कि जर्नलिस्ट, जैसा खुशवंत सिंह ने कहा, मैं जर्नलिस्ट ही अपने को मानता हूं, सब चीजों को सामान्य जो तरीके से देखे नहीं है, क्योंकि दुनिया की नियति एक हो गई। उसी पुस्तक में कहते हैं स्टीफन हॉकिंग कि आज ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के एक हिस्से में पर्यावरण का संकट बना रहे और आप यहां बड़े सुरक्षित रहें। यह नहीं हो सकता। बाजारों ने तो एक किया है, पर्यावरण ने एक किया है। और मुझे मोटे तौर पर यह भी एक समझ में चीजें आती हैं जो मैं थोड़ा बहुत देख पाता हूं। विहार आंदोलन जो आज 50वें वर्ष में है, विचारों के आधार पर दुनिया में जो 200-250 वर्षों में बड़े आंदोलन चले जिन्होंने दुनिया को बदला बड़ी तेजी से। विचारों में वो ताकत थी जो महासुनामी की तरह जिन्होंने समाजों को बदला। वो आप फ्रांस की क्रांति से उठा करके और चले आइए आप बिहार आंदोलन तक, इन चीजों ने दुनिया को बदला। लेकिन साथ साथ एक नई किताब अभी आई है, मैं इकोनॉमिस्ट में अभी 4 दिन पहले उसका रिव्यू पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड से आइडियाज और समथिंग 2 लोगों ने मिलकर लिखी है कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है
ये कछुए और उसकी दौड़ है खरगोश की। विचारों ने खरगोश की तरह दुनिया को प्रभावित अगर किया, ये मेरी दृष्टि में, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। विचारों ने दुनिया को बड़ी तेजी से बदला, लेकिन 85 के बाद विचारों की जगह टेक्नोलॉजी अब दुनिया को बदल रही है और बाजार बदल रही है, हमें मान लेना चाहिए। हालांकि पश्चिम ने 62-63 में इसका हाथ पा लिया था, और शायद बेल थे जिनकी पुस्तक थी कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यही है या डेनियल बेल जी, डेनियल बेल की किताब थी। उसमें उन्होंने लिखा है अग्रवाल साहब एक जगह कि अब राजनीतिक विचारों से चीजें नहीं बदलेगी, जहां जहां टेक्नोलॉजी प्रयोग करेगी उस टेक्नोलॉजी से ही नई चीजें अब निकलेंगी। और ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जैसे फ्रांस की क्रांति एक पैमाना है विचारों के जगने का, अगर मान लीजिए मोटे तौर पे एक खाका देखें, वहां से फिर रूस, चीन, फ्रांस, जहां होते हुए भारत तक गांधी का एक दौर आया कि दुनिया से साम्राज्यवाद का अंत हुआ, और भी हिंसात्मक तरीके से कोई सोच नहीं सकता था। पर साथ ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसी एक देश में हुई घटना नहीं थी, दुनिया में फैली हुई, धीरे धीरे वहां से चीजें शुरू होती हुई आज कहां आ गई है। मैं 4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर अपने आप जो छपी थी इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था। खबर क्या थी वो मैं आपको बताऊं। ये जो नया आविष्कार आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी 3.5, उस पर उसे संबंधित खबर थी। तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने लिखा कि 2019 में मैं सैन फ्रांसिस्को के ओपन एल, एक छोटी कंपनी जिसे प्रमोट किया था सैम अल्टमैन नाम के एक युवा ने, वो इसके प्रमोटर हैं। उन्होंने, यंग लड़का सैम अल्टमैन, उन्होंने इसको प्रमोट किया और माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन उसमें निवेश किया। तो कहा मैं उस लड़के से मिला, बातचीत करने गया, तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि हमारा जो यह इजाद है, ये 19 की बात है जब सिर्फ $1 बिलियन लगाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, कि हमारा जो यह इजाद है, खोज है, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बराबर है। याद रखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पहला अणुबम खोजने का प्रयोग था, और उसके जो मुख्य साइंटिस्ट थे ओपेनहाइमर, शायद जब उन्होंने देखा उसका पहला विस्फोट तो उन्हें गीता की पंक्ति याद आई, और नाउ आई हैव बिकम डेथ, ये कहा, उनकी उक्ति थी। बाद में जब हाइड्रोजन बम की ओर अमेरिका जा रहा था तो उसके खिलाफ हो गए, कहा कि ना, दुनिया हथियारों की होड़ में जाएगी। पर याद रखें, हम एक बार कोई धारा निकल पड़ती है, वो किसी व्यक्ति के वश में नहीं रह पाती। तो इन्होंने कहा, इस लड़के ने कहा, सैम ऑल्टमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता को, कि यह दूसरा प्रयोग है। कहा कि ये वो हथियार है जो दुनिया को वो समृद्धि देगी जो कभी इंसान ने देखा नहीं है, वो सुख सुविधाएं देंगी, पर यह वो खतरे भी देगी कि दुनिया में इतनी झूठ और गलत चीजें फैला सकती है जिसको नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। यह भी कहा कि इंसान से ये वो चीजें भी करा लेंगे जो इंसान करना नहीं चाहता। ये 3 दिन 4 दिन पहले छपी हुई खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम दुनिया में आज कहां खड़े हैं। इसलिए दुनिया यहां पहुंच चुकी है, अब उस रूप में, किस रूप में उसको इन चीजों से हम लाएं। गांधी जिस रास्ते के राही थे उसमें बहुत क्लियर था, और हमारे यहाँ कठोपनिषद में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है कि जब भी जीवन में, समाज में ऐसा अवसर आए कि क्या आपको चूज करना है, लंबा संवाद है नचिकेता और यम के बीच का, तो एक सूत्र उसमें आता है कि प्रेय और श्रेय में से जो चीजें इंसान की इंद्रियों को, मन को, सुख सुविधा, भौतिक चीजें बढ़ाने वाली, उपभोक्तावाद बढ़ाने वाली हों, वो प्रिय लगे,
उसके बजाय वो मत चूज करिए जो दीर्घकाल में हित करे, उसका करिए। गांधी दीर्घकाल के हित के पक्षधर थे। हम वहाँ से भटके उस इकोनॉमिक मॉडल पर नहीं चले आज़ादी के बाद, शुरुआत वहाँ से हुई, आज दुनिया एक हो गई है, हम उस रास्ते से कैसे वापस आ सकते हैं, बड़ा एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि लोक दर्शन न्यास इस संवाद को आगे बढ़ाए तो शायद इससे कुछ और चीज़ें आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कंटिन्यू करें? हाँ भाई, अभी 5 से 7 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे। उसके बाद हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी का कबीर गायन होगा, उसका हम लोग आस्वादन करेंगे। लेकिन बस 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग।